तो अभी हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं पहले आपसे डिस्कस करूंगा कि इसका वेटेज कितना है, उसके बाद इसको किस किस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इनिशियल से लास्ट स्टेज तक। तो फर्स्ट जो इसका वेटेज है CSIR नेट में वो अराउंड 10 to 12 मार्क्स, और इसमें भी और स्पेसिफिक जाओगे तो 2 क्वेश्चंस 4 मार्क्स और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स। ज़्यादा भी आ जाता है कई बार, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 2 या 3 भी आ जाते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का वेटेज ऐसे इसका डिवाइड रहता है। नेक्स्ट अगर गेट की बात करें तो गेट एग्ज़ाम में इस टॉपिक का वेटेज है आपका 4 to 6 मार्क्स का, और जैम की बात करें तो जैम में ये टॉपिक 2 to 4 मार्क्स में कंफर्म आता है। तो ये तो हो गया इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात। अभी सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि इसको किस किस पॉइंट के थ्रू जाएंगे, कैसे कैसे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड इसमें। और इसके अलावा इसकी जो आपकी डेली लाइफ वाली एप्लीकेशंस है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एनर्जी स्टोरेज में आपका लेड एसिड बैटरी, सोडियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, तो थोड़ा सा हम एप्लीकेशन पार्ट पे डिस्कस करेंगे, जिस पे आजकल थोड़ा ज़्यादा फोकस होने लगा है एप्लीकेशन पार्ट पे। तो फर्स्ट जो हम इसमें इस चैप्टर को मैंने डिवाइड किया है 3 या 4 सेक्शन में। फर्स्ट है आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंडक्टर्स हमारे पास कितने टाइप के हैं, चार्ज जो हमारा मूव करेगा वो किस तरह से मूव कर सकता है, क्या क्या पैरामीटर हैं जो चार्ज को डिसाइड करेंगे, मोबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें सेल्स की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें हमारा गैल्वेनिक सेल आएगा और डेनियल सेल। नेक्स्ट हम इसमें कुछ कंसंट्रेशन सेल्स की बात करेंगे और कुछ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स की बात करेंगे कि कितने टाइप के इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास, रिवर्सिबल रिएक्शन कहाँ पे होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहाँ पे होगी, और जो हमारे करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि आपके पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, और कुछ आपके इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स का मीनिंग क्या है, वो सिर्फ आपको सरफेस एरिया प्रोवाइड कराएंगे रिएक्शन कराने के लिए। एक्टिव वो खुद से भी पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वाला पोर्शन। इसमें हम सेल्स प्लस आपके टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स ये सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जो सी पार्ट है, सी सेक्शन आपको इंपॉर्टेंट है CSIR नेट और गेट एग्जाम के लिए, बिकॉज ये हमारे पास इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स की अगर बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका नेट और गेट के लिए ही इम्पोर्टेंट है। जैम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, और इसमें भी मैं कैसे डिस्कस करूँगा आपसे, बहुत ही स्पेसिफिक पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपसे पोलैरोग्राफी, सेकंड क्या है इसमें हम साइक्लिक वोल्टामीट्री, और इसमें ये 2 टॉपिक, इसके साथ में एक और आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो ऑप्शनल है। तो ये दो तो हम डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से, जहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स में इतना ही डिस्कस करेंगे। पोलैरोग्राफी, इसमें आपको कंसंट्रेशन पोलैरोग्राफी और साइक्लिक वोल्टामीट्री डिस्कस करेंगे। जो थर्ड जिसका लास्ट पोर्शन है वो है थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट में बैटरीज में थोड़ा सा फोकस करेंगे कि जनरल लाइफ में सपोज सोडियम आयन बैटरी कैसे काम करता है, लिथियम आयन बैटरी कैसे काम करता है, उनके पोटेंशियल्स क्या हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, उन सभी पे बात करेंगे। अब इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो लास्ट एप्लीकेशन पार्ट है ये आपका जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज चाहिए कि इस टॉपिक का एडवांटेज क्या है, जनरल लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे, तो ये टॉपिक उसके लिए रिलेटेड है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बट नेट, जैम और गेट इनके लिए ये तीनों टॉपिक आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली जैम के लिए A और B, और नेट और तीनों के लिए, तीनों एग्जाम्स के लिए A, B एंड C 3 पोर्शन इंपॉर्टेंट है। जो 4th पोर्शन है ये हम अलग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन पार्ट से रिलेटेड, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे साथ में। तो अभी तक ये था पूरा चैप्टर कि हम पूरा चैप्टर कैसे डिस्कस करेंगे। जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमने देख लिया। तो अभी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसमें कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस तो आपको पता ही होगा कि है क्या। कंडक्टेंस क्या है आपका, कभी भी जो आपके चार्जेस मूव करना स्टार्ट करेंगे तो
वहाँ से हमारा कंडक्टेंस टर्म जनरेट होता है चार्जेस के मोशन पे। इधर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या आप बात कर सकते हो इलेक्ट्रॉन और होल्स की टर्म में। तो फर्स्ट टॉपिक मैं लिखता हूँ इसमें, फर्स्ट हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं इसको, कंडक्टेंस। एक्चुअल में कंडक्टेंस है क्या? कंडक्टेंस आपका एक टाइप का मोशन है, चार्जेस का मोशन। जब चार्ज आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, बिकॉज अभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे दो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि किस पे हम फोकस करेंगे। हम हमेशा फोकस करेंगे इलेक्ट्रोड्स पे और सॉल्यूशन पे, इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन होगा। बिकॉज जो बेसिक जो मेन पर्पज़ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की केमिकल एनर्जी को यूज़ करके आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। एक ब्रॉड एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की है वो ये है कि आपका केमिकल एनर्जी को, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की केमिकल एनर्जी को यूज़ करके उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो इसी के भी आप पे अब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कैसे होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसमें जो मेन पार्ट आता है वो इलेक्ट्रोड्स का आता है, इलेक्ट्रोड्स का और पोटेंशियल का। कैसे हम इलेक्ट्रोड को, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, एनोड यूज़ करेंगे, कैथोड यूज़ करेंगे। तो इससे भी पहले, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से भी पहले हम बहुत ही बेसिक टर्म डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोड्स पे जो चार्जेस है वो मूव कैसे करेंगे, उनको डिफाइन करने के लिए क्या क्या हमारे पास पैरामीटर होंगे। ये वाला जो सेक्शन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन, ये जो सेक्शन आने वाला है ये आपका सेकंड पार्ट में आएगा। तो अभी सेकंड पार्ट पे मूव करने से पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा सपोज इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज बोल सकता हूँ मैं इसको, या होल है या पॉजिटिव चार्ज बोल सकता हूँ मैं इसको। तो ये एक्चुअल में मूव कैसे करते हैं, इनका मोशन कैसे होगा इन इलेक्ट्रोड्स में, और इनकी हम मोशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जिसको भी हम क्या बोलते हैं, आयोनिक मोबिलिटी, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी फर्स्ट चैप्टर में। जैसे ही हमारा फर्स्ट चैप्टर पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा, देन अब मूव करेंगे इस इलेक्ट्रोड्स वाले सिनेरियो पे और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पे, फिर इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे, जिसको क्या बोलेंगे हम, सेल। तो सबसे पहले कंडक्शन, कंडक्टेंस और कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स चार्जेस का फ्लो। अब चार्जेस अगर मैं बात करूँ तो दो तरह से हो सकते हैं, मेरे को चार्जेस लेने हैं। चार्जेस अगर हम बात करते हैं जो कंडक्टर होते हैं आपके, मेटालिक भी कंडक्टर हो सकता है आपका, मेटालिक कंडक्टर्स, और एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब ये दो टर्म कहाँ से आएंगी, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। आपको पता होगा मेटल क्या है, मेटल आपका हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मीन्स वो अपने जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करके वहाँ से चार्ज कंडक्ट करा सकता है। तो मेटल क्या है आपका, हाईली कंडक्टर इसका बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। उसका रीज़न क्या है, इसके पास क्या अवेलेबल होते हैं हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इनकी वजह से ये क्या शो करता है, मेटालिक कंडक्टिविटी शो करता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या है हमारे पास, सपोज आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में क्या होगा, आयंस होंगे डिफरेंट। अगर मैं बात करता हूँ सपोज मेरे पास AB कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इसको मैं जब इसका एक्व सोल्यूशन बनाऊंगा तो ये किस में डिसोशिएट हो जाएगा आपका, A+ एंड B-। इन देन क्या होगा कि जो A पॉजिटिव आयन होगा वो सेपरेटली मूव करेगा किसी एक डायरेक्शन में, और B नेगेटिव जो आयन होगा वो सेपरेटली मूव करेगा किसी अनदर डायरेक्शन में। और ये फिनोमिना कब होगा, जब हम इस सॉल्यूशन को, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पुट करेंगे। देन क्या होगा, एक हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा और एक हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो जो पॉजिटिव आयन है वो आपके नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो आपका नेगेटिव आयन है वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये फिनोमिना कब होगा हमारे पास, जब हम इसको किसी पर्टिकुलर एक प्रॉपर सेटअप में रखेंगे, जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड्स आपके एक कंबाइंड मिक्सचर की फॉर्म में अवेलेबल होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी हम कब बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कब होगा, जब हमारे पास टू टाइप्स के अपोजिटली चार्ज आयंस होंगे, और उन आयंस का मोशन, उन आयंस की वजह से क्या होगा, हमारे पास मोशंस क्रिएट होगा। तो ये
तो ये वाला जो कंडक्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, वो किसकी उसमें रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। तो आयंस की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या शो करता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शो करता है। तो हमारे पास कंडक्टेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा कंडक्टर्स कितने टाइप के हो सकते हैं आपके पास, मेटालिक कंडक्टर भी हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी हो सकता है। मेटालिक कंडक्टर की बात करते हैं हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में, जहाँ पे हमारा सेमी कंडक्टर्स इस टाइप की डिवाइसेस आती हैं। अभी हम यहाँ पे बेसिकली फोकस करने वाले हैं आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वाले पोर्शन पे, बिकॉज क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात करेंगे और वहाँ से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उस पर फोकस करेंगे। तो इस वाले चैप्टर में हम बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा और क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं। नेक्स्ट, जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो हमारे पास उसको मेज़र करने के लिए क्या होता है, इनिशियली कंडक्टेंस को कैसे मेज़र करेंगे तो वो देखते हैं। पहले सबसे पहले आपको एक टर्म का पता होगा, बहुत ही छोटी सी टर्म है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, जब भी करंट फ्लो की बात होती है तो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या आता है सबसे ज़्यादा आपके पास, रेजिस्टेंस। कि इस वायर का, सपोज मैं मेटलिक कंडक्टर की बात करूँ तो इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, उसी पे डिपेंड करेगा कि वो उसका कंडक्टेंस कितना होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर आपके पास रेजिस्टेंस उसका हाई होगा तो कंडक्टेंस ऑब्वियसली उसका लो होगा। ये अभी हम देखेंगे कि फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इन दोनों के लिए, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के लिए। तो रेजिस्टेंस जो है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L/A के। अब ये L/A क्या है, ये आपका सेल कॉन्स्टेंट है, सेल कॉन्स्टेंट। अभी आपको कन्फ्यूज़न होगा कि सेल कांस्टेंट अभी तक हमने नहीं देखा है, नई टर्म है, तो ये कहाँ से आया। तो सेल कांस्टेंट हम पढ़ने वाले हैं सेकंड वाले चैप्टर में, इसमें कि सेल जब हम पूरा सेटअप क्रिएट कर देंगे जहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और पूरा हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा। तो अभी के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। L/A आपका सेल कांस्टेंट, और ये क्या है आपका एक पर्टिकुलर सेल के लिए कांस्टेंट क्वांटिटी। समटाइम क्या होता है कि ये डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करते हैं, बस वो डिपेंडेंस क्या है आपकी बहुत ही माइन्यूट है, एक्सेट्रा, बहुत काफ़ी फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। बट जनरली क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है आपका सेल कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर सेटअप के लिए, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स के लिए कांस्टेंट होता है ऑलवेज। ये टर्म हमारे पास आई, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ऑब्वियसली जब हमारे पास ये प्रोपोर्शनलिटी टर्म होता है तो हमें इसको रिमूव करना होता है, तो रिमूव करने के लिए हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएंगे, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है आपका, मैंने इसको रो से प्रोनाउंस कर दें, रो ये क्या होगा हमारे पास, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों ही सिमिलर टर्म्स हैं, इसमें क्या ऐड कर दिया हमने, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स जब हम बात करते हैं, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा स्पेसिफिक, आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वहाँ जब भी किसी भी टर्म के आगे स्पेसिफिक आ जाता है तो वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया को डिसाइड करता है, पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करता है। कैसे देखते हैं इसको, R = रो इंटू L/A, इतना क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे जो L है यहाँ पे, L मेरे पास लेंथ है, तो इस लेंथ को मैं 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट बोल सकते हो आप, जिसमें भी आप मेज़र करोगे, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, कुछ भी ले सकते हो, 1 यूनिट, मैंने सेंटीमीटर लिया है। एरिया को मैं बोल दूंगा कि एरिया मेरे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मैं ये कंडीशन अप्लाई करूँगा तो R किसके इक्वल हो जाएगा, रो। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो रेजिस्टेंस है हमारा, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है हमारे पास 1 यूनिट क्यूब वायर। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करता हूँ तो 1 यूनिट क्यूब सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो जहाँ भी स्पेसिफिक की बात होगी तो वहाँ क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइडेड होगा, एक पर्टिकुलर रीजन डिसाइडेड होगा। तो यहाँ से क्लियर है कि रो जो है हमारा, जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, वो क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमने ड्राइव कर लिया था कि स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं इसको, इसका स्पेसिफिक बोलने का रीज़न क्या है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है कि अभी हमने रेजिस्टेंस देखा, देन मैं एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, कंडक्टेंस।
कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस क्या होगा आपका? जस्ट अपोजिट टू रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम जी से, और ये आपका प्रोपोर्शनल होगा जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका 1/r के, या कंडक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का रिलेशन देखा आपने। रेजिस्टेंस क्या था कि सपोज हमारे पास एक मेटेलिक वायर है, तो उस वायर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को आप बैरिकेड लगा रहे हो, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, आप उसमें बैरिकेड लगा रहे हो, मीन्स उसको इफेक्ट कर रहा है, मोशन इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट हो रहा है, तो उस वाले केस को वहाँ क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या होगा? द इजी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ मेटलिक एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो कंडक्टेंस क्या होगा हमारा? जस्ट अपोजिट टू रेजिस्टेंस। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? G इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अब यूनिट की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट हमें पता है क्या होगी? ओम। ठीक है, अब कंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? 1/ओम, मीन्स आपका ओम इनवर्स बोल सकते हैं इसको। और नई यूनिट है इसके लिए साइमन, और हम इसको इनवर्स को एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देते हैं MHO। तो ये तीन इसकी यूनिट्स हैं कंडक्टेंस की, कि इसको हम ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, साइमन भी बोल सकते हैं, और इनवर्स को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन टर्म है यहाँ पे जो यूज़ होने वाली है पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो हम साइमन यूज़ करेंगे, साइमन यूनिट यूज़ करेंगे हम कंडक्टेंस के लिए। ठीक, तो अभी हमने देखा कि कंडक्टेंस कैसे वेरी करेगा, रेजिस्टेंस कैसे होगा, उनकी यूनिट्स देखी, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी। देन मेरे पास थर्ड टर्म है आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जैसे हमने देखा अभी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, एक पर्टिकुलर रीजन का जो रेजिस्टेंस होगा उसको बोला था हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसी के अकॉर्डिंग मैं जब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करूंगा तो एक स्पेसिफिक रीजन की जो कंडक्टिविटी होगी उसको क्या बोलेंगे हम? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और इसको डिनोट करते हैं हम कापा से, और कापा इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 1/ρ। जैसे हमने देखा था कि जो कंडक्टेंस थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, या फिर G इज इक्वल टू क्या था आपका? 1/r। यूनिट क्या थी इसकी? साइमन। उसी टाइप से क्या होगा, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, या फिर कापा इज इक्वल टू 1/ρ होगा। रो क्या है हमारे पास यहाँ पे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो सेम टाइप से हम रिलेट करेंगे इसको, जैसे हमने कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को रिलेट किया था। इतना क्लियर है कि जो कापा होगा, कापा की वैल्यू क्या होगी? 1/ρ। 1/ρ मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ठीक है, और जैसे हमने कंडक्टेंस देखा था, कंडक्टेंस क्या होगी? इज इक्वल टू 1/r मीन्स रेजिस्टेंस। ये एक ब्रॉड टर्म है। कंडक्टेंस क्या है? किसी भी मेटलिक पूरे वायर की हम बता रहे हैं कि सपोज मेरे पास कोई मेटलिक वायर है, उस पूरे वायर की कंडक्टेंस क्या है, उस पूरे वायर का रेजिस्टेंस को डिनोट किया था r से। बट अगर मैं उसी वायर का एक यूनिट क्यूब एक पर्टिकुलर रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक, सपोज मेरे पास 1 मीटर लॉन्ग वायर है और मैं उसमें 1 सेंटीमीटर लेंथ का किसी भी 1 सेंटीमीटर लेंथ के लिए पैरामीटर डिफाइन करना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरी टर्म्स ये वाली यूज़ होंगी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इतना क्लियर है? ठीक। तो वहाँ से हमने रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले से क्या देखा था? R इज इक्वल टू क्या था आपका? रो इंटू L/A। तो यहाँ से हम रो की वैल्यू पुट कर सकते हैं, R इंटू A/L। ये हमने देखा था इक्वेशन नंबर 1 हमारी, रेजिस्टेंस को R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। ठीक है, तो मैं ये वाली वैल्यू अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकता हूँ, रो की वैल्यू। तो यहाँ से मेरा कापा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/r इंटू A/L। और इसको और अगर रीअरेंज कर दें इंटू L/A, और आपको पता है L/A क्या है? सेल कांस्टेंट। और 1/r हम किसको लिख सकते हैं? इस वाले फॉर्मूले से कंडक्टेंस को। तो कापा किसके इक्वल हो गया हमारा? G इंटू L/A। अगर यहाँ से मैं बात करता हूँ यूनिट की, तो यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे इस टर्म से? कापा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। आप ऐसे बोल सकते हो कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपका कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहाँ से यूनिट देख लेते हैं। यूनिट का आपको स्पेशल ध्यान रखना है
किसी भी, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक की बात करूं तो आपको यूनिट पे स्पेसिफिक होकर फोकस करना है कि यूनिट हम कैसे निकाल सकते हैं। और आपको यूनिट याद नहीं करनी है, आपको जहाँ फॉर्मूला जनरेट हुआ वहीं पे आपको यूनिट एक बार उसका कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि जी का यूनिट क्या है, जी क्या है आपका कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का यूनिट क्या है आपका साइमन। बहुत ही बेसिक्स हैं यूनिट, अगर आप एक बार आप यूनिट जनरेट करना सीखे तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन आगे भी सॉल्व करने में। एल क्या है हमारे पास, लेंथ, लेंथ का आपको पता है, कोई भी पैरामीटर ले सकते हो, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। तो मैंने सपोज अभी सेंटीमीटर कंसीडर किया हुआ है, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ए आपका एरिया, एरिया किस में होगा आपका, लेंथ सेंटीमीटर में है तो एरिया ऑब्वियसली आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो यहाँ से जो टर्म निकल के आएगी वो होगी आपकी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो कापा की जो यूनिट हो गई वो आपकी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ साइमन मीटर इनवर्स और साइमन डेसीमीटर इनवर्स। जिसमें भी आप मेज़र करोगे वो आपके ऊपर है कि आप किस लेंथ वाला कौन सा पैरामीटर सेलेक्ट कर रहे हो, सेंटीमीटर, मीटर और डेसीमीटर। तो इन तीनों यूनिट्स में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब इसमें जब कंडक्टिविटी हम जाते हैं तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कुछ लेक्चर में कि हमारे पास मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी कैसे वेरी करेगी और कैसे कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें मेरे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है, आप सभी को पता होगा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का। तो 4th और 5th जो मेरी टर्म होने वाली है अभी वो होने वाली है आपका मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, और 5th जो मेरी टर्म होने वाली है इसमें वो क्या होने वाली है आपकी इक्विवेलेंट। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ लैम्डा एम से, ये इसका नोटेशन है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका यही नोटेशन है, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि मोलर को और इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। अब अगर इन टर्म्स को आप देखोगे तो इसके फर्स्ट वर्ड से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि हम मोलर की बात कब करते हैं। तो मोलर की बात किसकी टर्म्स में करते हैं, मोलैरिटी, मोलैरिटी की टर्म में हम मोलर की बात करते हैं, और मोलल की बात करते हैं मोलैलिटी की टर्म में। तो ये क्या है आपका बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है मोलैरिटी की, आई होप आप सबको पता होगा। और इक्विवेलेंट भी, इक्विवेलेंट किस में आता है हमारा, नॉर्मेलिटी में। अगर आपको एक बार मैं डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कराऊंगा उसके बाद हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, मोलर, मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी तो हमने देख लिया, अभी कंडक्टिविटी तो क्लियर है। मोलर वाले टर्म को कंडक्टिविटी के साथ कैसे हम कनेक्ट करेंगे, इन सबको कैसे डिफाइन करेंगे, वो चीज़ अभी देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मोलैरिटी क्या होगा आपका, आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की टर्म में डिफाइन करते हैं। सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अभी मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। वॉल्यूम हमें पता है मोलैरिटी की टर्म में क्या होता है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसी टाइप से हमारा नॉर्मेलिटी होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर को स्पेसिफिक ना करके मैंने इसको एक जनरल वॉल्यूम की टर्म में लिखा है कि वी वॉल्यूम है अभी हमारे पास, उतने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है तो वो नॉर्मेलिटी, कितने मोल्स ऑफ प्रेजेंट है तो वो आपका मोलैरिटी, ठीक है। तो हम इन टर्म्स को यहीं से डिफाइन करेंगे कि कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, मैं आपको बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल को लेके क्लियर करेंगे दोनों चीज़ों को। मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने क्या किया, सबसे पहले इस कंटेनर के एक स्पेसिफिक पार्ट की, हम इस कंटेनर में क्या कर रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को मेज़र करना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि इस कंटेनर का वॉल्यूम हमारे पास V है, वॉल्यूम हमारे पास V मीटर क्यूब, मैं यूनिट क्यूब ले लेता हूँ अभी, यूनिट क्यूब, और इसका इस रीजन की, और इस रीजन का जो वॉल्यूम है वो है आपका 1 यूनिट क्यूब, ठीक है। तो इस रीजन की जो भी कंडक्टिविटी होगी उसको क्या बोलेंगे हम, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। बिकॉज हमने डेफिनेशन से देखा था कापा इज इक्वल टू G इंटू L ओवर A,
मैंने आपको रेजिस्टेंस के लिए बताया था कि रेजिस्टेंस के लिए हम कैसे हमने बोला था रेजिस्टेंस को कि जो रेजिस्टिविटी हो, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो एक पर्टिकुलर एरिया का, पर्टिकुलर रीजन का रेजिस्टेंस है। उसी टाइप से अगर मैं कापा की बात करता हूँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, वो क्या है मेरे पास, एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर रीजन की। एल क्या है मेरे पास, अगर मैंने कंसिडर किया इसको 1 यूनिट और एरिया भी लिया मैंने 1 यूनिट स्क्वायर, तो मेरे पास जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी वो मेरी कंडक्टेंस के इक्वल होगी। मीन्स जो स्पेसिफिक अगर हम एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं तो कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दोनों चीज़ें आपकी क्या है, इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे जो 1 यूनिट क्यूब जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया है, ये एरिया किसके लिए होगा, यहाँ से ये एरिया में जितनी भी आपके आयंस प्रेजेंट होंगे, जितना भी उनके मोशन से जो कंडक्टेंस जनरेट होगी उसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अगर मोलर की हम बात करते हैं तो मोलर क्या है, अगर आप डेफिनेशन की बात करोगे तो कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन V यूनिट क्यूब ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितनी कंडक्टेंस क्रिएट करेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। ये कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस आपके सेम ही टर्म है। तो मोलर में जब हम मोलर की बात कर रहे हैं तो अभी हमारे पास क्या है, इस कंटेनर में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है और वो इलेक्ट्रोलाइट आपके V वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तो वो कितना आपका कंडक्टेंस जनरेट करेगा। तो यहाँ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू वी, ये इसका फॉर्मूला होता है। लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू वी। इतनी टर्म क्लियर है कि कैसे इक्वल होगा ये। तो इसको अगर और हम डेरिवेशन में जाएं इसकी, तो डेरिवेशन में कुछ नहीं, आपका मोलरिटी को कंसंट्रेशन जस्ट पुट कर देंगे और हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मीन्स अभी हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका C इज इक्वल टू 1/V, जिस हम V वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वही यहाँ पे अब पुट करेंगे हम। तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा आपका K इंटू 1/C, और C क्या है यहाँ पे हमारा, मोलरिटी। बिकॉज C कंसंट्रेशन और मोलरिटी में कुछ डिफरेंस नहीं है। कंसंट्रेशन को भी हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, और यहाँ पे हम यूनिट्स की बात करेंगे तो मोलरिटी को भी हम डिफाइन करते हैं मोल पर लीटर में। तो मैंने मोलरिटी को जस्ट कंसंट्रेशन कंसिडर करके चलाऊँ मैं कि मोलरिटी को C से रिप्रेजेंट किया, C मीन्स कंसंट्रेशन, और ये हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स 1 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V। तो V क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 1/C। तो लैम्डा M क्या हो गया आपका, कापा इंटू 1/C, और C क्या है वहाँ पे आपका, मोलरिटी। तो अभी देखा कि इसमें हमने कैसे डिफाइन किया कि डायग्राम से हम कैसे समझ सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगी। तो अगर मैं इस पूरे कंटेनर की बात करता हूँ 1 मोल में, तो 1 मोल मैंने इस पूरे कंटेनर में ऐड किया हुआ है और वॉल्यूम क्या है इसका, V, तो वहाँ से आ जाएगा मेरा लैम्डा M। और इसी टाइप से अगर इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट सेम कंटेनर में ऐड किया हुआ है, तो वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये भी सेम डेफिनेशन होगी, कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयंस प्रेजेंट इन V। यहीं से आप बता सकते हो कि कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ए V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं हम, कापा इंटू V, सेम टाइप से, क्योंकि अभी हम V यूनिट क्यूब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं इसके केस में भी। तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, कापा इंटू 1/C, वेयर C क्या है आपका, नॉर्मेलिटी। इसको भी हमने सेम टाइप से ड्राइव किया है कि नॉर्मेलिटी को मैंने C से बोल दिया, कंसंट्रेशन का ही टर्म है, और हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं इन केस ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वॉल्यूम आपका कितना है, V। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, जो आपका नॉर्मेलिटी से जो कंसंट्रेशन जनरेट होगी वो कंसंट्रेशन आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाएगी, और लैम्डा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, फाइनली कापा ओवर C क्या है हमारे पास, नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी की यूनिट आई थिंक आपको पता होगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक, तो अब इनकी बात कर लेते हैं कि यूनिट्स कैसे डिफाइन करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे, या मोलर कंडक्टेंस की यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे। तो लैम्डा M इज इक्वल टू कापा ओवर C क्या है हमारे पास, मोलरिटी। तो लैम्डा M क्या हो जाएगा, कापा की यूनिट हमने देखी थी अभी, क्या था आपका, साइमन
डेसीमीटर इन्वर्स और साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स और साइमन मीटर इन्वर्स, जो भी आप यूज़ करें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेज़रमेंट किस में कर रहे हैं। आप डेसीमीटर में मेज़रमेंट कर रहे हैं तो डेसीमीटर इन्वर्स, मीटर में मेज़रमेंट कर रहे हैं तो मीटर इन्वर्स, और सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो आपका सेंटीमीटर इन्वर्स। तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा आपका, मैं डेसीमीटर कंसिडर करता हूँ बिकॉज थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, बिकॉज मोलरिटी की जो टर्म है वहाँ पे आता है आपका मोल पर लीटर। तो फिर हम इसके कन्वर्जन भी देखेंगे साथ में, वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेसीमीटर इन्वर्स ओवर कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, कंसंट्रेशन की यूनिट पुट करो यहाँ पे, क्या होगा आपका मोल पर लीटर, या इसको हम क्या बोल देते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा एम क्या हो जाएगा मेरा, साइमन डेसीमीटर इन्वर्स ओवर मोल डेसीमीटर। और इस टाइप से फाइनली इसको रीअरेंज करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ये। ठीक है, इतना क्लियर है कि हमने ड्राइव किया ये सब चीज़ें। यहाँ से आपको यूनिट का डेरिवेशन भी मिल जाता है। कई बार आपको थ्योरेटिकल एग्जाम में पूछ लेता है कि स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट्स हम कैसे ड्राइव करेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला है आपका, आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट पता होनी चाहिए, आपको कंसंट्रेशन की यूनिट पता होनी चाहिए, तो वहाँ से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर मैं बात करूँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, तो उसकी यूनिट भी हम सेम टाइप से डिफाइन करेंगे। बस आपको क्या पता होना चाहिए, वहाँ पर जो कंसंट्रेशन हम डिफाइन कर रहे हैं वो किसकी टर्म्स में कर रहे हैं, नॉर्मेलिटी की। और नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है आपकी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट पर डेसीमीटर क्यूब। तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, कापा ओवर सी, और सी क्या है यहाँ पे हमारा, नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, कापा की यूनिट साइमन डेसीमीटर इन्वर्स ओवर, हम सी कंसंट्रेशन की बात करेंगे, क्या हो जाएगा आपका ग्राम इक्विवेलेंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लीटर। और इसको हम सेम टाइप से लिख सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका, साइमन डेसीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स। ये कब है आपका, जब हम इसको मेज़र कर रहे हैं किसमें, डेसीमीटर में। जब हम लेंथ को और एरिया को किस में मेज़र कर रहे हैं, डेसीमीटर में। अब इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको यहाँ से यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, बिकॉज आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो बहुत ही सिंपल मिलेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी आपको, यूनिट कन्वर्जन में। और यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम कैसे आएगी वो पहले मैं आपको बताता हूँ कि यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, और फिर डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास लैम्डा एम का यूनिट आपने देखा कि साइमन डेसीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स है, लैम्डा इक्विवेलेंट का भी आपने यूनिट देखा। अब क्या होगा कि लैम्डा एम आपसे क्वेश्चन में गिवन होगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स में, और आपसे कोई आंसर अगर वो पूछेगा तो वो आंसर पूछेगा आपसे इस वाली यूनिट में। सपोज आपने कैलकुलेट किया, कोई क्वेश्चन मिला आपको इस लैम्डा एम से रिलेटेड, उसमें आपने कैलकुलेट किया लैम्डा एम की वैल्यू साइमन मीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स की टर्म में आ गई, बट जो उसने आंसर अभी पूछा है आपसे वो आंसर पूछा है साइमन डेसीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स की टर्म में। सेम टाइप से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए अप्लाई होगा रूल। तो उस टाइम पे क्या करेंगे, और जनरली ये वाला जो यूनिट कन्वर्जन वाला पोर्सन है जैम में और गेट में बहुत पूछता है। गेट एग्जाम में NAT टाइप क्वेश्चन में कंपलसरी एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जहाँ पे आपको लास्ट में आपके पास आंसर होगा, बट आप आंसर नहीं लिख सकते। रीज़न क्या है उसका, कि आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता, और यूनिट कन्वर्जन की वजह से आपका पूरा जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो ख़राब हो जाता है। तो अभी आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम है हमारे पास यूनिट कन्वर्जन में, कैसे मीटर स्क्वायर को डेसीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, और इस पूरे कन्वर्जन में हम ये और भी इस टाइप के और भी कन्वर्जन देखेंगे अभी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपका ये कंसंट्रेशन वाली टर्म को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे कि जो और भी कन्वर्जन आएंगे इसमें उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन वाली टर्म को देखते हैं कि कंसंट्रेशन वाली टर्म कैसे कन्वर्ट होंगी। तो फर्स्ट है मेरे पास, सपोज अगर मैं एक क्यूब ले लेता हूँ जिसकी लेंथ क्या है मेरे पास 1 मीटर इंटू 1 मीटर, मीन्स मेरे पास एक 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाला क्यूब है
और इसके जो कैपेसिटी है, अगर मैं इसको लीटर्स के टर्म में बात करूं कि हम मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर से लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हम लीटर तक पहुंच गए तो हमें इन यूनिट्स को कन्वर्जन करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो मेरे पास 1 मीटर क्यूब का जो क्यूब बनेगा, तो उस क्यूब का जो कैपेसिटी होगा वाटर कंटेन करने का, वो होगा आपका 1000 लीटर। इतना क्लियर है कि 1 मीटर क्यूब का जो हमारे पास एक क्यूबिकल शेप है, उस शेप में हम 1000 लीटर वाटर को स्टोर कर सकते हैं। अब एक चीज़ तो पता ही है सबको कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो यहाँ से इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1, ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ आपको, ये ऐसा मेथड है कि आप कभी भी, आपको कुछ याद नहीं रखना है इसमें, बस आपको एक लाइन, थोड़ा सा इस लाइन पे फोकस करना है कि ये लाइन एग्जैक्टली है क्या, उसके बेसिस पे आप कोई भी यूनिट कन्वर्जन कभी भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अभी 1 मीटर को मैंने डेसीमीटर की टर्म में लिखा, 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा कि जो आपका 1 डेसीमीटर क्यूब है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 1 लीटर। तो अभी जैसे मैंने देखा था, मैंने लिखा था इससे पहले कि मोल पर लीटर और मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये कहाँ से जनरेट हुआ था, ये यहाँ से जनरेट हुआ था। ये प्रूफ भी कर लिया हमने कि हमने मोल पर लीटर को मोल पर डेसीमीटर क्यूब क्यों लिखा था। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो वो भी बहुत ईजी है। 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 3 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा आपका 10⁻³ तो ये हो गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लीटर्स में कैसे लिख सकते हैं। जैसे अभी अगर इसको रिप्रेजेंट करें कि मोल पर लीटर से मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास क्या है कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 10⁻³ लीटर के, और यहाँ से 1 लीटर किसके इक्वल हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मोल पर लीटर को क्या लिख सकते हैं, मोल पर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसी टाइप से डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, और हमने मीटर में भी देख लिया। तो अगर मैं ये सारे कन्वर्जन आपके लैम्डा एम वाले फॉर्मूले में अप्लाई करूँ तो वो भी देख लेते हैं कि ये उस वाले फॉर्मूले में कैसे अप्लाई होंगे। तो लैम्डा एम क्या था हमारे पास, कापा/c। यहाँ पे फोकस करना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। ये कब था लैम्डा एम इक्वल टू कापा/c, जब आपका कापा किस में है, साइमन डेसीमीटर इनवर्स में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन किस में होगा आपका, मोल पर लीटर में। कंसंट्रेशन को अभी हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं कि वो हमारा किस में, मोल पर लीटर में। ठीक, अगर आप सेम लैम्डा एम कैलकुलेट करोगे तो कापा/c, और अगर आपको कापा की जो वैल्यू है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में अगर उसने दे दिया, तो आपको कंसंट्रेशन को, यहाँ कंसंट्रेशन किस में आपका, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो अगर आपको साइमन किस में दिया, आपको कापा की वैल्यू किस में दी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, तो आपको कंसंट्रेशन को किस में चेंज करना पड़ेगा, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, और हमें पता है कि मोल पर लीटर से मोल पर सेंटीमीटर में करने पे क्या आ जाता है हमारे पास, 10⁻³ जो आपका नीचे जाएगा पावर में। और अगर इसको मैं देखता हूँ तो ये मेरा फॉर्मूला ये कन्वर्ट हो जाएगा 1000 कापा/c। ठीक है, जहाँ c क्या है हमारा, कंसंट्रेशन किस में आपका, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में। आप खुद से कैलकुलेट भी कर सकते हो इसको। और इसी टाइप से हम अगर, तो यहाँ कापा किस में हो गया आपका, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। इसी टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो लैम्डा इक्विवेलेंट के लिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए, और आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मीटर में क्या होगा आपका, मीटर में हमने देखा था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, और 1 लीटर को अगर मैं बोलता हूँ तो क्या हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको जब हम इस वाले टर्म में अप्लाई करेंगे, बेसिक जो आपका फॉर्मूला है वो यही है। बस आपको कहाँ पे फोकस करना है, आपको यूनिट कन्वर्जन पे फोकस करना है। और यूनिट कन्वर्जन सारे फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, यूनिट कन्वर्जन जब भी करना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। इसलिए मैंने आपको नहीं बोला कि आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला भी याद करो, क्योंकि इसको याद नहीं रखना है। इस टाइप से अगर याद रखेंगे तो
बहुत फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे इसी चैप्टर से। तो इस फॉर्मूले को कभी भी याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ईजी ट्रिक बताया आपको कि हमारे पास जो 1 मीटर क्यूब का जो क्यूबिकल शेप है उसको, वो जो उसकी कैपेसिटी है वो 1000 लीटर की है, वहाँ से वो पॉइंट याद रखना है। और उसके बाद जो बेसिक से फॉर्मूले हैं वो ये याद रखना है कि लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होगा, कापा ओवर सी। सी क्या होगा आपका यहाँ पे नॉर्मेलिटी की टर्म में होगा, और कापा क्या होगा साइमन डेसीमीटर इन्वर्स में होगा। बस एक फॉर्मूला याद रखना है और यूनिट पे फोकस करना है कि मैं जब ये वाला फॉर्मूला दिखवा रहा हूँ तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कापा की यूनिट क्या है, बस इतना फोकस करना है। उसके भी आप पे आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दोगे। अभी तक हमने किस किस की बात की, मैंने 5 पॉइंट डिस्कस किया आपसे। सबसे पहले रेजिस्टेंस देखा हमने क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी देखा। तो मैं सारे फॉर्मूले एक बार लिख देता हूँ। फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, रेजिस्टेंस क्या होगा, किसी भी करंट फ्लो के पाथ में अगर आप कोई भी बैरिकेड या कोई भी ऑब्स्टिकल पुट करोगे तो उससे रेजिस्टेंस जनरेट होता है, और ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है करंट के फ्लो को। तो R = रो इंटू L/A। ये देखा, यहाँ क्या था हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। यूनिट आपको पता ही है रेजिस्टेंस की क्या होगी, ओम, ठीक। सेकंड आपने क्या देखा, कंडक्टेंस किससे रिप्रेजेंट किया था, G से। G क्या था आपका 1/R, रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट। यूनिट हमने देखी थी क्या था, साइमन और ओम इनवर्स। इस चैप्टर में जो यूज़ होने वाला है वो साइमन यूज़ होने वाला है। ओम इनवर्स भी आप लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना कि ओम इनवर्स और साइमन में क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही चीज़ है। थर्ड हमने क्या देखा था आपका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, जो क्या था आपका कापा क्या था आपका G/L/A। यूनिट हमने देखी थी क्या थी, कापा की यूनिट क्या थी, आप ड्राइव भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स और मीटर इन्वर्स और डेसीमीटर इन्वर्स। जिसमें भी आप वॉल्यूम और एरिया को कंसिडर करोगे, लेंथ और एरिया को, वही यूनिट आपकी आ जाएगी। फोर्थ हमने क्या देखा था, मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि आपका ये है फोर्थ नंबर, क्या था, लैम्डा एम से रिप्रेजेंट किया था। यूनिट्स मैंने अच्छे से फोकस कराया आपको कि यूनिट्स कैसे डिफाइन करेंगे। फिफ्थ क्या था आपका, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कापा ओवर सी, ठीक। और यूनिट यहाँ भी आपको सेम टाइप से फोकस रखनी है। तो इस चैप्टर में, कंडक्टेंस वाले चैप्टर में, आपको ये 5 जो पैरामीटर हैं ये बहुत ही बेसिक पैरामीटर हैं। इन पैरामीटर से नेट में रिपीटेडली क्वेश्चन आया है, एवरी ईयर इन्हीं सब टर्म से क्वेश्चन आता है। बस डिफरेंस क्या होता है, वो एक टर्म पे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं देता है, कंबाइन करके क्वेश्चन देता है। इसका क्वेश्चन प्लस जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं वहाँ से 2-3 इक्वेशंस को कंबाइन करके देगा, जो 4 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आएगा। बट बेसिक्स जो है वो बेसिक्स आपका यही है कि यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कैसे हमारी वैल्यूज़ वेरी करती हैं लैम्डा एम की टर्म में, लैम्डा इक्विवेलेंट की टर्म में। अब यहाँ पे 2 रिलेशन और हैं जो मैं आपसे बताने वाला हूँ कि लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट आपस में कैसे रिलेट करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको 6 नंबर बोल सकते हैं आप। जनरली जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी मैंने लिखा था अभी, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, उनमें एक रिलेशन होता है जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किया है। सॉल्यूशन स्टेट हमने लिक्विड स्टेट वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया है, कंसंट्रेशन टर्म्स को, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी वाली टर्म्स को। तो अभी जो मैं रिलेशन बता रहा हूँ आपको, वो ये मैंने वहीं से ड्राइव किया हुआ है, नॉर्मेलिटी = Z इंटू मोलैरिटी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि नॉर्मेलिटी क्या होगा मेरे पास, Z इंटू मोलैरिटी। अब Z क्या है यहाँ पे, Z है हमारे पास, इसको बोलते हैं Z फैक्टर। Z फैक्टर हमने वहाँ भी कैलकुलेट किया है। अगर मैं बात करता हूँ मेटल्स की, तो मेटल्स में डिफाइन करते हैं Z फैक्टर को वैलेंसी चेंज से। सपोज मेरे पास इनिशियली A था और ये किस में कन्वर्ट हो गया, A2 पॉजिटिव में, तो Z फैक्टर क्या हो जाएगा इसके केस में 2। इसी टाइप से अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करता हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शंस में Z फैक्टर क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सपोज +1 से +3 में कन्वर्ट हुआ तो चेंज कितने का आया, 2, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा Z फैक्टर आपका 2। अगर हम एसिडिटी बेसिसिटी वाली रिएक्शंस की बात करते हैं, सपोज मैं HCl के लिए Z फैक्टर की बात करूँगा, तो HCl के लिए Z फैक्टर क्या होगा आपका 1, बिकॉज HCl की एसिडिटी क्या है 1। NaOH की बात करेंगे 1। K2S आपका कोई डाई H2SO4 के लिए क्या हो जाएगा, डाई बेसिक है आपका
तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी आपकी 2, तो वहाँ भी हम इसको डिफाइन कर देंगे सपोज H2SO4 के लिए क्या हो जाएगा Z फैक्टर आपका 2। तो इस टाइप से Z फैक्टर 3 तरह से डिफाइन होता है, एक तो नॉर्मल वैलेंसी चेंज, रिडॉक्स रिएक्शन और आपका एसिड और बेस के केस में। तो क्लियर है Z फैक्टर क्या होगा। अब ये कैसे रिलेट करेगा इस वाले टर्म को, ठीक। तो लैम्डा m और लैम्डा इक्विवेलेंट दोनों टर्म से हमारे पास दोनों में कंसंट्रेशन आ रही है। यहाँ जो कंसंट्रेशन है वो किसकी टर्म में है, मोलैरिटी, और यहाँ जो कंसंट्रेशन है वो किसकी टर्म में है, नॉर्मेलिटी। तो आप देखो कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को, बस आपको क्या करना है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। मैंने इक्वेशन नंबर 5 लिया। 5 क्या था मेरे पास, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा ओवर C, और C क्या है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, Z इंटू मोलैरिटी, ठीक है, इतना क्लियर है। और यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, कापा ओवर मोलैरिटी क्या है, कापा ओवर मोलैरिटी क्या है मेरे पास, लैम्डा m। तो लैम्डा इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो गया, लैम्डा m ओवर Z, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो लैम्डा m है वो Z टाइम्स है लैम्डा इक्विवेलेंट के। क्लियर है। तो अभी तक मैंने ये जो आपका फॉर्मूला है ना, ये 6 नंबर का, ये भी आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बिकॉज रिलेशन पूछता है कि लैम्डा इक्विवेलेंट और लैम्डा m में क्या रिलेशन होगा। तो हमने डायरेक्टली देख लिया कि लैम्डा इक्विवेलेंट और लैम्डा m में क्या रिलेशन होगा। आपको बस क्या करना है, आपको एक वैल्यू याद रखनी है, वैल्यू नहीं, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, NZM, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू Z इंटू मोलैरिटी। इसका शॉर्ट फॉर्म अगर आपको याद रखना है तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू Z इंटू मोलैरिटी, NZM करके भी याद रख सकते हो इस टर्म को। इसी इक्वेशन पे फोकस करना है, यहीं से आप कन्वर्ट कर पाओगे कि लैम्डा m और लैम्डा इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन होगा। तो फर्स्ट जो कंडक्टेंस वाला हमारे पास पोर्शन था, उस कंडक्टेंस के 6 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, देन मोलर कंडक्टेंस, देन इक्विवेलेंट और इनका रिलेशन, इन्हीं सब के यूनिट कन्वर्जन, और इसी पे पूरा आगे जो भी आपकी कहानी चलने वाली है सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, वो सब इसी पे डिपेंडेंट है। तो ये बेसिक्स था थोड़ा, इसके बाद कुछ एडवांस टर्म डिस्कस करेंगे कि कैसे इनका वेरिएशन होगा विद कंसंट्रेशन, बिकॉज यहाँ पे कंसंट्रेशन आ रहा है तो अभी हम देखने वाले हैं कि लैम्डा m का कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरिएशन होगा, कैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन होगा, तो वो सभी टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने देखा था जो आपके कंडक्टेंस वगैरह कैसे डिपेंड कर रहा था, और उनके सभी के रिलेशंस देखे थे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और आपका नॉर्मल कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो उन्हीं के भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो कि आपके प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं आप। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके प्रीवियस ईयर CSIR नेट में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका नॉर्मली एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 3 क्या है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अभी हमें वो 6 फॉर्मूले याद रखने हैं, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो उस फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज 0.176 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले पैरामीटर्स लिखेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डिनोट किसे करते हैं हम, कापा से। यूनिट आपको पता ही है क्या होगी इसकी, साइमन। लेंथ इनवर्स, लेंथ मीन्स आपका सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर, जो भी आप कंसिडर करोगे, बट यहाँ पे लेंथ की जगह उसने ओम इनवर्स दिया, ओम इनवर्स दिया हुआ है साइमन की जगह पे, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं ओम इनवर्स। तो कापा हो गया हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो कि हमें गिवन है। इफ़ द सेल कांस्टेंट इज, सेल कांस्टेंट हमने देखा था क्या था, L/A, उसकी भी वैल्यू मुझे गिवन है, कितना है 0.255 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये वैल्यू भी हमारी सेंटीमीटर में। द कंडक्टेंस ऑफ दैट सोल्यूशन इज, उसने डायरेक्टली पूछा है कि कंडक्टेंस क्या होगी। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कंडक्टेंस को डिनोट किया था G से, और उसने इसका यूनिट भी दिया हुआ है। अगर आपको नॉर्मली कंडक्टेंस का ये भी नहीं पता कि कंडक्टेंस एग्जैक्टली होगी क्या, तो आप इस क्वेश्चन को यूनिट के बेस पे भी कर सकते हो। आपको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पता है, और ये भी आपकी वैल्यू किस में है, सेंटीमीटर इनवर्स में। आपको डायरेक्टली क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और ओम इनवर्स आपका क्वेश्चन से आ जाएगा। वैसे कापा का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, G इंटू L/A। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन था, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। G की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, कापा की वैल्यू हमें गिवन है, L/A हमें
गिवन है, यूनिट कन्वर्जन नहीं करना है बिकॉज आंसर हमें डायरेक्टली यहीं से मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस कापा की वैल्यू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए क्या है आपका 0.255 सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट आप देख सकते हो डायरेक्टली आ गई यहाँ से, बस आपको डिवाइड करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। यूनिट किस में आएगी आपकी ओम इनवर्स में। तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में आपका इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोलता है वो, इफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज दिस। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में था, जबकि अभी देखेंगे कितना सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में था। बिल्कुल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यूज चेंज करके दी हुई हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज दिस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है एंड सेल कांस्टेंट इज दिस। द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन सेम क्वेश्चन है ये और ये, बस वैल्यूज चेंज है। आपको सेम टाइप से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की गिवन है, सेल कांस्टेंट की गिवन है, आपसे जी की वैल्यू कैलकुलेट कराई है और यूनिट भी आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे ओम इनवर्स में कैलकुलेट की थी सेम टाइप से आपसे ओम इनवर्स में कैलकुलेट कराई है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट फॉर्मूला आपका ये है कापा इज इक्वल टू जी इंटू एल ओवर है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, आपको यहीं पे करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। आंसर नंबर 2 आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है कितना है 0.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंडक्टेंस जी कैलकुलेट करना है। एल बाई ए की वैल्यू कितनी है 0.25 सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल और जी इज इक्वल टू 0.2 ओवर 0.25 और आंसर किस में आएगा ओम इनवर्स में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये थोड़ा सा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं कैसे होगा। इसमें आपको दिया हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ ए 0.01 नॉर्मल, नॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि नॉर्मलिटी हमें गिवन है 0.01, ठीक है। यहाँ से ही हमें आइडिया लग गया कि किसकी बात कर रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, बिकॉज अभी तक हमने नॉर्मलिटी वाली टर्म एक ही जगह पे पढ़ी है, वो कहाँ पे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज 210 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपकी 210 ओम, 210 ओम गिवन है। विद द सेल कांस्टेंट ऑफ 0.88, सेल कांस्टेंट आपको गिवन है एल बाई ए, इसकी वैल्यू कितनी है 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट लैम्डा इक्विवेलेंट, आपको क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है। और आपको पता है कि लैम्डा इक्विवेलेंट अभी हमने देखा था फॉर्मूले से क्या होगा, कापा ओवर सी, सी आपका नॉर्मलिटी की टर्म में, ठीक है। तो सी की वैल्यू तो हमें पता है कितना है आपका 0.01 नॉर्मल, एन से लिख देते हैं इसको, बट हमें क्या चाहिए अभी कापा। और कापा निकालने के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है कि अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं होगा, इसमें आपको कापा की वैल्यू चाहिए और हमें पता है कि कापा किसके इक्वल होता है जी इंटू एल ओवर ए के, ठीक है। तो इसके लिए हमें सेल कांस्टेंट गिवन है, बट अगेन फिर हमें जी का वैल्यू गिवन नहीं है बिकॉज कंडक्टेंस हमें गिवन नहीं है। तो कंडक्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, कंडक्टेंस को हमने देखा था जी को क्या लिख सकते हैं 1/r इंटू एल ओवर ए। तो फर्स्ट हमारा काम क्या है इसमें, कापा कैलकुलेट करना। फॉर लैम्डा इक्विवेलेंट के लिए हमें कापा चाहिए, कापा के लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा। इस फॉर्मूले में हमें एल बाई ए की वैल्यू पता है बट जी की वैल्यू हमें अननोन है, तो जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको डायरेक्टली 1/r किया और रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे गिवन है। तो हमें क्या था कि हमें कापा कैलकुलेट करना था और कापा हम कंडक्टेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं बट कंडक्टेंस भी गिवन नहीं था, तो कापा कैसे कैलकुलेट करेंगे फाइनली हम आर की वैल्यू से। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 1/210 इंटू एल बाई ए की वैल्यू 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स और इस कंप्लीट जो कैलकुलेट करके यहाँ से यूनिट आएगी वो आएगी आपकी ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, बिकॉज 210 जो वैल्यू है वो किस में है हमारा ओम में। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में यहाँ से कापा की वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। और इसका आंसर जो आएगा वो कैलकुलेट करने के बाद 4/9 साइमन, आपको पता है इसकी यूनिट क्या है साइमन, अगर हम डेसीमीटर सेंटीमीटर में कंसिडर कर रहे हैं तो अभी क्या आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये आप ऐसे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था बिकॉज इसमें हमें 2 से 3 स्टेप में हमें आंसर मिलेगा। फर्स्ट
कापा कैलकुलेट करने पड़ेगा। कापा के लिए जी चाहिए, जी के लिए हमें आर की वैल्यू गिवन है।